सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देश में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना आखिरकार जारी कर दी है। इसके साथ ही यह कानून अब भारत भर में लागू हो गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक सीएए के जरिए 3 पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए 6 गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शामिल हैं। सीए के नियम लागू होते ही एक बार फिर इस कानून को लेकर वही भ्रांतियों और सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है जो 2019 में संसद के इस कानून के पारित होने के बाद लंबे समय तक देश में जारी रहा था। 8 बार इसकी अधिसूचना टाली गई, लेकिन हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा, जो आखिर कर दिया। यही वजह है कि सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि सीएए कानून नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि किसी नागरिकता छीनने वाला। लिहाजा किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डर फैलाने और उसे भुनाने का काम सियासतदान अपने अपने ढंग और सहूलियत से करते हैं, जो सीएए के बहाने एक बार देश में फिर दिखने लगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि सीएए ध्रुवीकरण करेगा, तो शशि थरूर ने कह दिया है कि कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आया तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तो क्या है सीएए को लेकर राजनीति और भ्रांति, और क्या इसके फायदे हैं जो जनता नहीं जानती? इसी पर हम मंथन करेंगे। मेरे साथ होंगे आशीष चतुर्वेदी, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, राजकुमार शर्मा कांग्रेस से होंगे, हिंदू सिंह सोढ़ा एक्टिविस्ट होंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि सीएए का पूरा जो अधिसूचना लागू की वो क्या है, किसको लाभ मिलने वाला है और उसकी सियासत देश में आखिर है क्या। तो विस्थापित अल्पसंख्यक अब भारत में स्थापित हो सकेंगे आखिरकार। कोई ज़मीन का कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। भारत में पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश गैर मुस्लिमों को 6 साल में मिल जाएगी नागरिकता। अन्य देश के लोगों को 11 साल भी नागरिकता मिलेगी, भले उनका कोई भी धर्म हो। केंद्र सरकार ने कहा है जो वादा किया उसे निभाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू होगा, जो लागू कर दिया गया है। दिसंबर 2019 में सीए पारित हुआ था संसद से। 8 बार अधिसूचना इसकी विस्तार दिया गया। राजस्थान में 30,000 हिंदू शरणार्थी हैं। 9 राज्यों को साथ में विशेष अधिकार मिलेगा। नागरिकता देने का हजारों विस्थापितों के चेहरे अब खिल गए हैं। भारत की नागरिकता का इंतजार उनका पूरा होगा। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद है और राजस्थान समेत 9 राज्य इसमें शामिल हैं जो विशेष अधिकार उनको। लेकिन सियासत भी शुरू है। एनआरसी के सरीखा बताया जा रहा सीए को पहले की तरह, और उस पर विपक्षी दलों के राज्यों में विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि सीए का मकसद ध्रुवीकरण है। शशि थरूर ने कह दिया है कि उनका कांग्रेस का गठबंधन आया तो सीए खत्म ही कर देंगे, और अधिसूचना का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और उनका रुख करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला सवाल हम लेंगे कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन राजकुमार जी से। तीनों का स्वागत है। आप हिंदू सोढ़ा जी, आपका स्वागत। आशीष जी, राजकुमार शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। राजस्थान में जिस तरह से सोढ़ा साहब अक्सर काम करते रहे, उनके साथ 35,000 के करीब पाक विस्थापित बताए जाते हैं जो वहां पर एट्रोसिटीज जो परसिक्यूट किया गया, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके चलते वो भारत आए। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे नागरिकता लेने का। 2019 में कानून आया, लेकिन देश में विरोध शुरू हुए, वही भ्रांतियां हुई। सीए बनने के बाद, अब लागू होने के बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी। आप क्यों नहीं चाहते, या कांग्रेस क्यों नहीं चाहती कि कानून लागू हो देश में और 30-35 हजार जो पाक विस्थापित है, खासतौर पर अब राजस्थान से तो वहीं बात करना चाहूंगा, क्या आप नहीं चाहते कि वो 35,000 लोग जो प्रताड़ित होकर आए हैं, हिंदू विस्थापित, उनको भारत की नागरिकता मिले? बिल्कुल मनीष जी, जो आप बता रहे हैं 30-35 हजार प्रताड़ित होकर राजस्थान में आए हैं, सबसे पहले मैं उनको बधाई दूंगा कि उनको अब हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी जी। उन 35,000 लोगों को मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई कि आपको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। आपकी प्रसन्नता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है जी। कांग्रेस पार्टी बार बार भारत के प्रधानमंत्री से एक बात कहती है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं हम हर काम प्रोफेशनल ढंग से करते हैं। 2019 में अगर ये कानून में संशोधन आ गया था, नागरिकता वाले कानून में संशोधन
जी। तो 4.25 मुख्यमंत्री बनाने में लगी हुई थी, कहां प्रदेश अध्यक्ष को आज मुख्यमंत्री बनाने में लगी हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी, बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है कि 4.25 साल तक आप क्या हमेशा सरकारें तोड़ने जोड़ने में लगे थे? जी राजकुमार जी, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। आपका कनेक्शन फ्रीज हो गया है। थोड़ा सा आपका रुख करेंगे। हिंदू सिंह जी, आपने लंबे अरसे से काम किया है, सीए निश्चित रूप से अभी पृष्ठभूमि में आया है, लेकिन विस्थापितों के लिए आपने बड़े समय से काम किया उनके अधिकारों को लेकर। लेकिन एक कट ऑफ डेट इसमें रखी गई 31 दिसंबर 2014, और अवधि जो रखी गई वो 6 साल की तय की गई है कि उस समय तक भारत में वो रह चुके हों। क्या आपको लगता है कि कितने सूरत हाल बदलेंगे, ना सिर्फ राजस्थान में पाक विस्थापितों को लेकर, बल्कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू और बाकी जो 6 कम्युनिटीज़ हैं उनको लेकर? क्या आपको लगता है पर्याप्त है उनके सूरत हाल बदलने को लेकर, या अभी भी कोई गुंजाइश है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग दशकों से, क्योंकि मैं तो 3 दशक से ज्यादा इस विस्थापित मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग हमेशा एक बात की हमें दरकार रहती है कि कैसे ऐसे प्रोसेस और प्रोसीजर अपनाए जाएं जिससे कि इनको नागरिकता आसानी से मिले। और सरकार की जब ये मंशा रहती है कि वो नागरिकता देना चाहती है, तो वो भी जब एक ही दोनों की बात को प्रक्रिया के तौर पर लाया जाता है, तो उसके तौर पर हम इसको सीए को देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूंगा। जब 2004 और 5 के अंदर पावर डेलीगेट हुए थे 2 स्टेट्स को, राजस्थान और गुजरात को, तब आप ताज्जुब करेंगे कि एक साल के अंदर 13,000 राजस्थान में और 7,000 गुजरात में इसी 1955 के सिटीजनशिप के एक्ट के चलते हुए प्रोसेस और प्रोसीजर में उनको दे दिया गया था, क्योंकि वो एक आपने सिंपल प्रोसेस बनाया था। सीए को मैं इस अंदाज के अंदर एक सिंपल प्रोसेस के तौर पर देख रहा हूं कि जिसके अंदर आपने नेचुरलाइजेशन के अंदर जो 12 साल में जा रहा था उसको आपने 6 साल रख लिया, जो 7 साल लग रहे थे उसको आपने 6 साल रख लिया। तो ये अच्छी बात है कि आप उसको तो तुरंत नागरिकता देने का आपने प्रावधान रखा है सीए के अंतर्गत। दूसरी जो बात है कि जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स, अब वैलिड डॉक्यूमेंट्स इनफैक्ट कहने को तो हम 7 और 12 साल कह रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग जाता था, 20-20 साल लग जाते थे। तो लोगों के जो पासपोर्ट वगैरह हैं वो उसमें वैलिड नहीं रह पाते थे। तो उसके लिए पाकिस्तान एम्बेसी जो है दिल्ली के अंदर, वो उनसे भारी फीस वसूल करती थी। तो ये सब जो चीजें हैं वो सीए में नहीं होंगी। ये 2 बातें तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात जो है जो हमें खास करके, उसका भी हम जो 31 दिसंबर 2014 तक लोग आए उनको सिटीजनशिप आप दे रहे हैं, इसका तो हम स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है उनके लिए। लेकिन 14 से 24 तक का ये जो सफर है, इसमें भी राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो कि बॉर्डर करता है पाकिस्तान से सीधा, तो हजारों की तादाद के अंदर जो लोग आए हैं उनके लिए भी अगर यही सहूलियत, क्यों कि वही पड़ोसी देश, आपने इसमें कहा है कि जो पड़ोसी देश जिनका की जो कैरेक्टर है वो एक साफ तौर पर धार्मिक कैरेक्टर, जैसे वो इस्लामिक, पाकिस्तान की पहले कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है कि इट विल बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इट विल बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इट विल बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तो वहां से जो आ रहे हैं तो एक साइड धार्मिक उत्पीड़न, एक साइड जो उनका एक तरीके से भेदभाव उन्होंने झेला है, तो जो 31 दिसंबर तक आ गया तब तक तो वो उसको आपने कबूल कर लिया। उसके बाद में जो आ रहे हैं अगर आप उसको भी कबूल करते, क्योंकि उन्हीं की वही परिस्थितियां हैं, वही उत्पीड़न उन्होंने झेला है, तो एक संपूर्णता के साथ में एक बहुत ही एक रेफ्यूजी फ्रेंडली जो है वो एक रिजिम जिसकी की दरकार थी वो पूरी होती। और मुझे लग रहा है कि अभी भी नोटिफाई करके इसको सरकार कर सकती है, क्योंकि हमने पिछले, हमारा तजुर्बा ये कहता है कि हमने कुछ जो है 2004 और 5 में ये वेव ऑफ करवा करके और इस जंग को मतलब एक रिजिम का हिस्सा बने थे, जिसके अंदर अलग ये लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव है, तो ऐसा किया जाना चाहिए। जी, तो आपको लगता है कि जो कट ऑफ डेट रखी गई 31 दिसंबर 2014, उसके बाद भी कंसीडर किया जाना चाहिए था, ताकि जो
बहुत बाकी उसके बाद भी आपका कहना है कि हजारों की तादाद में इस तरह से शरणार्थी आए हैं जिनका बैकग्राउंड सेम रहा है और उनके साथ कमोबेश उसी तरह के सूरत हाल थे पाकिस्तान में और बिल्कुल। अफगानिस्तान में, उसके चलते उनको यहाँ आना पड़ा। निश्चित रूप से एक पॉइंट है जिसको नोट करना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार को भी इस बारे में जानकारी होगी। अब यही बात होगी कि इसमें सुधार की क्या गुंजाइश और है। इसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, आशीष चतुर्वेदी जी। आशीष जी, आप ही से सवाल होगा, हिंदू सिंह सोढ़ा जिसकी बात कर रहे हैं कि 2014 जो आपने कट ऑफ रखा और 6 साल की अवधि जो पहले 11 साल हुआ करती थी, आपको लगता है कि जो पिछले 10 साल का एक बड़ा अरसा है, क्योंकि अब 14 के बाद 24 में अब हैं हम लोग हैं और अब ये नियम बन पाए, अब लागू हो पाएगा, तो 10 साल का भी एक बड़ा गैप हो गया, इसमें भी काफ़ी तादाद में ऐसे लोग आए। एक तो क्या आपको लगता है वाकई इसमें भी कोई रेक्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी? दूसरा मेरा सवाल होगा इसको लेकर जो सियासत शुरू हो गई और भ्रांतियां शुरू हो गई हैं। मैं दोनों बातों पे जवाब देता हूं मनीष जी। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ऐसा मानना रहा है कि वो अल्पसंख्यक लोग जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में रह रहे थे और जिनको लंबे अरसे से एक प्रताड़ना मिल रही थी जिसके कारण से वो भारत में शरण ले रहे थे, तो हमने जब 2019 के चुनाव में गए मनीष जी, तो हमने मैनिफेस्टो में एक संकल्प लिया था कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सीएए का कानून बनाया। और जैसा भी मैं आपकी रिपोर्ट में भी दिख रहा था, आप भी जिक्र कर रहे थे, विपक्ष ने इसको लेकर के तमाम भ्रम, तमाम भ्रांतियां, तरह तरह के डर फैलाए। और मैं अभी राजकुमार जी को भी सुन रहा था, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है मनीष जी कि इनकी आपत्ति सीए को लेकर के है या इसको लेट लागू होने के कारण है। राजकुमार जी क्या है कि बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं और कई बार वो इस तरह की बात बोल जाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो अपने नेतृत्व से अलग हट करके बात कर रहे हैं जी। तो राजकुमार जी देखिए, आपके जो दो नेता हैं, चाहे हम शशि थरूर जी के बयान का जिक्र करें जो अभी रिपोर्ट में आया है, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब अगर हमारी केंद्र में सरकार बन गई गलती से, देखिए राजकुमार जी इतने स्पष्टता से इस बात को टीवी पे बोल चुके हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। मतलब मैं राजकुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी स्पष्टता से उन्होंने ये बात बोली है टीवी में और जिसको लेकर के उनकी चर्चा भी हुई है। आप देखिए कि जो देश में राजनीतिक माहौल है उसमें इंडी गठबंधन के दूर दूर तक सत्ता में आने के कोई सवाल ही नहीं होता। फिर भी आप केवल देश में एक अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय है उसके बीच में भ्रम पैदा करने के लिए, उसमें एक डर पैदा करने के लिए, और ये सोच आपकी है कि किसी तरह से हमको देश में मुसलमानों के वोट मिल जाएं, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्या कर रहे थे? अरे सुनिए, मैं कह रहा हूँ राजकुमार जी क्या कर रहे थे लेकर के है या इसको लेट लागू होने को लेकर के पहले बताइए, या केवल सरकारों को तोड़ने जोड़ने में लगे हुए थे? सहयोगी संगठनों को निगलने में लगे हुए थे? बताइए ना, ये क्यों लेट हुआ? इसको निगलने में लगे हुए दिया जा चुका है। देश पूछ रहा है राजकुमार जी, सबको पता है देश जब पूछ ये रहा बिल है। लागू हुआ, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग में लोग बैठे रहे, और जिसके बाद जब कोविड की महामारी आई तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या होती है? सरकार की प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले लोगों की रक्षा करना। आप देखिए उस टाइम पे पूरा ड्राइव चलाया गया, चाहे वैक्सीनेशन का ड्राइव हो, जिस तरह से भारत ने कोविड महामारी को झेला है, जिस तरह से हैंडल किया है, आप देखिए हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी। भाई आप तो 140 करोड़ लोगों को क्या फायदा? आशीष जी बताइए, हम इसको समाप्त करेंगे। देश पूछ रहा है, स्टैंड क्लियर कीजिए ना, 140 करोड़ लोगों को अपना स्टैंड क्लियर संशोधन से क्या फायदा होगा? आप इसको लागू रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए, आसाम के लिए जवाब दीजिए मनीष जी, आप इनसे ये पूछिए लोकसभा चुनाव में ये सीए के पक्ष में है या नहीं है? फायदा लेने के लिए नहीं, वो निश्चित रूप से सवाल बनता है। आशीष जी, वही सवाल शुरुआत में हमने पूछा, मैं उसी जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि इनकी लीडरशिप से और इनका बयान एकदम अलग है, उसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल था। हालांकि इन्होंने बधाई दी राजकुमार जी ने, जो विस्थापित है उनको नागरिकता मिल पाएगी, लेकिन राजकुमार जी ये सवाल तो है, अगर सीए का नोटिफिकेशन जारी होते ही नियम लागू हो गए हैं, शशि थरूर कह देते हैं कि INDI गठबंधन सत्ता में आया, जो कि आशीष जी तो कह रहे हैं कि गलती से आएगा, तो
तो खत्म कर देंगे नहीं सीए आएगा, को। गलती से भी नहीं जयराम आएगा, मनीष जी, जयराम गलती से भी रमेश नहीं कह आएगा। रहे हैं, जयराम रमेश कहते हैं कि ध्रुवीकरण करने वाला है। आपके सहयोगी ममता बनर्जी ने उसको फिर से एक बार चुनौती दे दी। उनका कहना है कि सीए और एनआरसी के जरिए किसी की भी नागरिकता छीनी जाती तो विरोध करेंगे, जबकि सीए में इस तरह का प्रावधान है ही नहीं। यही 2019 में शाहीन बाग का एपिसोड हुआ था पूरे देश भर में कि नागरिकता छीन ली जाएगी। एक माहौल बनाया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता छीनने वाला कानून है, उनको रोकेगा। एनआरसी को क्लब कर दिया गया इसके साथ। वही भ्रांति का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है अब। लेकिन ये जो सवाल है, कांग्रेस की दो तरह के सुर देखने को मिल रहे हैं। आप निश्चित रूप से कह रहे हैं कि ये फायदा पहुंचाएगा विस्थापितों को, आप उनको बधाई दे रहे हैं। क्या इत्तेफाक रखते हैं आप जयराम रमेश और शशि थरूर की बात से? मनीष जी, हम तो इतना कह रहे हैं कि 2019 में जब ये संशोधन हो गया था तो इसको लागू 4.25 साल बाद क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं ठीक है, अब क्योंकि लागू लोकसभा हो के गया चुनाव आ क्योंकि गए। जी और 8 बार ध्रुवीकरण नोटिफिकेशन इसलिए को टाला गया। कि लेकिन असम और मेरा बंगाल सवाल में बहुत आप फायदा स्पेसिफिक लेना चाहते है हैं। राजकुमार जी। और मैंने समय बधाई समय दी थोड़ा सा उनको कम भी, रहता राजस्थान के है। 30,000 आप जो लोग हैं। सीधा सवाल है उसका प्लीज आप जवाब दीजिए कि जो जयराम रमेश ने कहा, शशि थरूर ने कहा, बाकी और इंडिया अलायंस के बाकी नेता भी कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं अपने कांग्रेस के नेताओं से खुद, जो शुरुआत में आपने जयराम जवाब रमेश जी दिया? ने बिल्कुल सही कहा है। जयराम रमेश जी ने कहा है कि इसकी आवश्यकता चुनाव के वक्त क्यों पड़ी है, क्योंकि आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं आसाम में और बंगाल में। 4 महीने बाद कर लेते, लोकसभा चुनाव की बात कर लेते। आप ये बताइए, अगर समाचार क्या राजस्थान कर रहे थे में, राजकुमार जी, समाचार राजस्थान में क्या कर रहे थे? 35,000 विस्थापितों को अगर भारतीय नागरिकता मिलेगी, कौन सा ध्रुवीकरण क्रिएट हो जाएगा उससे? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए। नहीं, ये आप बताएं ना कि आप, आपने कहा इससे ध्रुवीकरण क्रिएट होगा। सवाल आप उठा रहे हैं ना, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। कौन सा ध्रुवीकरण राजस्थान में खड़ा होगा? जिन लोगों के लिए हिंदू सिंह सोढ़ा दशकों से काम कर रहे थे, उनके नाम पे कौन सा ध्रुवीकरण खड़ा होगा? मैंने कहा ना मनीष जी कि 4.25 साल तक कहां गए थे, क्या दिक्कत आ रही थी, कहां विरोध हो रहा था, कहां विरोध हो रहा था? और अगर वो विरोध उस वक्त था तो वो विरोध तो आज भी है। और 140 करोड़ लोगों को इससे क्या फायदा मिल गया? या केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है, केवल आसाम में फायदा मिल रहा है, केवल बंगाल में फायदा मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी केवल तुष्टीकरण का, ध्रुवीकरण का काम कर रही है। अरे भारतीय सर, जनता 9 पार्टी को- राज्य भारतीय जनता पार्टी इसमें लोकसभा शामिल चुनाव में हैं। फायदा लेना 9 चाहती राज्य है। शामिल हैं, उसमें राजस्थान भी एक शामिल है जहां पे आप अभी विराज रहे हैं। मेरी बात बहुत सीधी है आपसे कि जो 35,000 लोग उसका फायदा मिलेगा, और बीते 10 साल में जो लोग वाकई और काफी लोग आए प्रताड़ित होकर, अगर उनको इसका लाभ मिल रहा है तो पहली बात, कौन सा ध्रुवीकरण इससे क्रिएट हो रहा है पॉलिटिकली? दूसरा, पहली बात में आपने जवाब दिया कि आपने स्वागत किया, उनको बधाई दी। अभी आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों का क्या फायदा हो रहा है इससे? अगर कोई किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हाँ। उसको बधाई देने में क्या ऐतराज है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव के वक्त क्यों हो रहा है ऐसा? चुनाव के 4 महीने बाद कर लेते। अगर ये लागू हो गया और लोगों को नागरिकता मिल गई तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? क्या फायदा हो गया? सोढ़ा साहब के पास आएंगे। सोढ़ा साहब, आपको लगता है कि वाकई जो कांग्रेस के तर्क हैं इसमें वो कहीं ठहरते हैं? क्योंकि शुरुआत में राजकुमार शर्मा उनको बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, उनको नागरिकता मिल जाएगी। जब इनके खुद के नेता कहते हैं कि अगर सत्ता में आ गए तो इसको खत्म कर देंगे, वो इसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। देखिए, अब मैं जो राजनीतिक एक आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरी पार्टी के प्रति जो है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा कि कम से कम इसके अंदर आप विस्थापितों को तो कम से कम न लाएं, क्योंकि ये एक इंसानी हकूक से जुड़ा हुआ मामला है। और दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं, आप ये ना भूलें कि स्वतंत्रता आंदोलन जिसकी के जो नेतृत्व था, वो अगर जब आप ये कांग्रेस के साथी जो बात कर रहे हैं वो उस वक्त कांग्रेस के हाथ में था, तो उस वक्त का उनका ये वादा था। ये तरीके से देखा जाए तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है देश का कि वो उस वादे को निभाएं जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर किया गया था। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर भी देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से लेकर के 7 तक जो है उसका अगर आप कैनोटेशन में जाएंगे तो वो भी इनको ये आश्वस्त करता है कि वो इनको यहाँ पर नागरिकता देकर के और उनको यहाँ पर बसने का पूरा एक निजाम देंगे, एक बाकायदा उनको एक रिजिम देंगे, आप उनको एक बाकायदा नीतिगत एक व्यवस्था करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये जब दोनों ही है कि मॉरल ऑब्लिगेशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, तो ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। अब रही बात कि कब
डिक्लेयर किया जा रहा है, कब फायदा दिया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये जब 19 में लागू ही हो गया था तो उसके अंदर लॉज और बायलॉज के अंदर ये जल्दी करना चाहिए था। लेकिन अब सरकार की क्या मजबूरियां रही है, सरकार के बिहाफ पर तो मैं कोई बात कर नहीं सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तो यहाँ तक भी कहा है, क्योंकि मैं विस्थापितों को जब मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, कि उसके अंदर कुछ नहीं हुआ है वो भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जो लागू नहीं है सरकार की मजबूरियां, निश्चित रूप से 2019 में काफी बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। शाहीन बाग के उस आंदोलन को कोई नहीं भूल सकता, जो सिर्फ और सिर्फ जो भ्रांतियां फैलाई गई सीएए को एनआरसी बताकर, उसके चलते एक लंबे समय से जिन विस्थापितों को उनकी नागरिकता मिलती थी, उस विरोध के चलते उनकी नागरिकता लंबे समय तक अटक गई, ये भी कहा जाना चाहिए। बात आशीष जी लास्ट आखिरी पड़ाव पर है, आपसे मैं जानना चाहूंगा जो विरोध लगातार आपका हो रहा है इसको लेकर, राजकुमार शर्मा भी जैसे कह रहे हैं कि 4 साल से आपने क्या किया, और जो पॉलिटिकल टाइमिंग है, सियासत में टाइमिंग बड़े मायने रखती है, आप इसको लोकसभा चुनाव से पहले लेकर आए, तो ये सवाल तो बनता ही है कि आपने भी 4 साल तक उनको अधिकार से वंचित रखा, पहले लागू कर देना चाहिए था। देखिए मनीष जी, आप देखिए जब हम ये कानून लेकर के आए और जिस तरह से देश में महामारी फैली, उसके कारण से इसमें विलंब हुआ, लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध थी। और मैं सोडा जी की बात को सुन तो नहीं पाया क्योंकि उनकी आवाज काफी इको कर रही थी, लेकिन आपने मुझसे पहले भी प्रश्न पूछा था कि क्या 2014 के बाद में इस तरह की जो स्थितियां हुई है, जैसा हम सबने देखा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में रेजिम चेंज हुआ और जिस तरह से वहां पे बहुत सारे सिख शरणार्थी वापस भारत आए हैं। देखिए ये जब कानून बनाया गया उसके बाद की स्थिति है सोडा जी, 2019 में जब ये कानून बना उसके बाद में जो परिवर्तन आया है, आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, वो इस तरह की जब भी आपदाएं हमारे पड़ोसी मुल्कों में या विदेश के कहीं अन्य देशों में होती है, तो हमारी सरकार की बहुत प्राथमिकता होती है कि किसी तरह से जो भी भारतीय हैं, जो भी इस तरह से अल्पसंख्यक लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आवाज सुनी जाए, उनका हल निकाला जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मनीष जी सोडा साहब को ये बताना चाहता हूं कि आप मान के चलिए कि इसके बाद के भी जो केस होंगे उसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप नहीं बैठेगी। हम जो भी संभव प्रयास होगा, जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है, मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने जो है इसको ये जो पूरा एपिसोड है, अगर मनीष जी हम देखा जाए तो भ्रांति, भ्रम, सियासत और डर, इसका एक कॉकटेल बना दिया है विपक्ष के लोगों ने। मतलब बार बार एक भ्रम फैलाया गया कि भाई आपकी नागरिकता चली जाएगी। अरे भाई एक बात ये नहीं बता पाए, पूरे बिल के अंदर में कहीं पर भी इसमें नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए मनीष जी कि इन्होंने जो विरोध किया के कारण। और राजकुमार जी आखिरी में मांगेंगे आप माफी। राजकुमार जी, मनीष जी इतने कंफ्यूज हैं ये कि मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका स्वागत करें या विरोध करें। नहीं, उन्होंने लागू कर दिया, सरकार का काम था लागू कर दिया, निश्चित रूप से देरी पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप माफी मांगेंगे जो एक माहौल बनाया गया विरोध का, भ्रांति का कि नागरिकता छिन जाएगी, कागज नहीं दिखाएंगे, उस एपिसोड को कोई भूल नहीं सकता है देश में। और फिर से आपके लोग, नेता लोग कहना शुरू कर देंगे, इसे खत्म कर देंगे, ध्रुवीकरण पैदा करेगा। और 4.25 साल लगा दिए और लोकसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। आज राजकुमार जी आखिर में 2024 में अब अगर लागू हो रहा है, हजारों लाखों लोगों को जो विस्थापित है, एट्रोसिटीज उनके साथ हुई, प्रताड़ित होकर यहाँ आए, उनको अगर नागरिकता मिल रही है, इसका आप स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने 4.25 साल क्यों लगाए, और वो भी लगाए थे फिर लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले क्यों? आज या कल में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तारीख की घोषणा 1-2 दिन में होने वाली है। 24-48 घंटे पहले करना भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट बताता है। नहीं, लागू हो चुका है, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन हो सकेंगे। राजकुमार जी, लागू हो गया, आचार संहिता होने से पहले लागू हो गया। अब मैं वही कह रहा हूं कि आचार संहिता 24-48 घंटे बाद लगने वाली है, उसके पहले आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं जो आखिर में बार बार आपसे पूछ रहा हूं। आप सीए के विरोध में हैं या पक्ष में हैं? मैंने क्या कहा? हम सीए जो इन्होंने लागू किया है उसके तरीके के विरोध में हैं। 4.25 साल क्यों लगाए? कानून के पक्ष में कि विरोध में? आप सीधा आखिर में जवाब एक संक्षिप्त में दे दीजिए। सीए कानून के विरोध में या पक्ष में? पहले क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी जवाब तो दे।
सोड़ा के साहब प्रधानमंत्री आखिर में जवाब 10 तो सेकंड दे। है आप। जी जी, गृह अंजू मंत्री सिंह जवाब सोड़ा तो कुछ दे। कहना चाह रहे हैं। जी जी, सोड़ा साहब। जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा इसमें कि अभी जो बहस हो रही है और खास करके जो कांग्रेस और बीजेपी के आपस में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जी। मैं एक इसमें आपको वापस ले जाना चाहूंगा 71 में, जबकि 90,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर के यहाँ पर आए थे, और शिमला पैक्ट जो हुआ था इंदिरा जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, उसके अंदर इनको वापस जाना था, लेकिन विस्थापितों ने आंदोलन किया। मैं खुद उसका गवाह रहा हूं, जी और उसके अंदर बाकायदा जो अपोजिशन के लीडर्स थे वो भी शामिल हुए, जिसमें अटल जी थे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत यहाँ राजस्थान के भैरव सिंह जी शेखावत थे। तो उसमें इंदिरा जी ने इनकी इस बात को माना और 25 रेफ्यूजी कैंप्स जो है जिसमें 60,000 लोगों को एकोमोडेट करने का व्यवस्था की। तो ऐसी पॉलिटिकल